Hello everyone, welcome back to Enveros Academy. I am Firdos Farooq. We are starting a series in which we will be solving the previous year question papers of UGC NET Environmental Science. Or we are starting from the very recent one, December session 2025, जिसका एग्ज़ाम 7th of January को हुआ था and the result of which was declared on 4th February. Let's see how many questions we will be solving in this video. कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन जो है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की, so that it can help the students who are appearing in the exam June 2026. So let's start with our very first question. स्टूडेंट टी टेस्ट के बारे में पूछा गया है यहाँ पे. एक्चुअली जब भी हम टेस्ट्स के बारे में पढ़ते हैं स्टैटिक्स में, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, हमेशा इसको कंपेयर करके लेके चलो. सिंगल टेस्ट मत पढ़ो, इसको कंपेयर लेके चलो. जब कंपैरिजन हम करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रह जाती हैं. पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले हम टी टेस्ट के बारे में पहले जानेंगे. यहाँ पे कंपैरिजन भी थोड़ा कर लेंगे हम, ताकि हमको और क्लियरिटी मिल जाएगी एक स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में. देखो, हम टी टेस्ट और जेड टेस्ट को कंपेयर लेके चलेंगे, ठीक है. दे आर सेम, द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज़ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है. यहाँ पे कंपेयर मीन ऑफ द टू ग्रुप्स इफ़ देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. कितनी डिफरेंस है दो ग्रुप्स के बीच में जब हम उनका मीन कंपेयर करते हैं. एंड सेम गोज़ विथ जेड टेस्ट, लेकिन यहाँ पे जो साइज़ होता है पॉपुलेशन का वो ज़्यादा होता है. यूजुअली सैम्पल साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो इसको लेस देन 30 हम कंसिडर करते हैं, एंड यहाँ पे ग्रेटर देन 30, ठीक है. एक और चीज़ यहाँ पे जो डिफरेंस है टी टेस्ट और जेड टेस्ट के बीच में, दैट इज़ जेड टेस्ट में हमको पॉपुलेशन वेरिएंस नून रहती है. हम जानते हैं कि पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है, ठीक है. जब आप इन दोनों टेस्ट की जो इनकी फार्मूला है, ये देखो, इनकी फार्मूला जो है, जो दोनों टेस्ट की फार्मूला, दे आर सेम. द ओनली डिफरेंस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन. हियर इट इज़ रिटन एज एस सिंबल एंड हियर इट इज़ इट इज़ रिटन एज सिग्मा सिंबल, ठीक है. यहाँ पे सिग्मा क्यों है और यहाँ पे एस क्यों है? यहाँ पे एस इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज स्मॉल पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है, और यहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ठीक है. यही डिफरेंस, इतनी ही डिफरेंस है. बाकी चीज़ें इनमें सेम होती है. और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाटा किस टाइप का है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस. टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट आर व्हाट काइंड ऑफ डाटा? कंटिन्यूस, 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 बट काई स्क्वायर इज द कैटेगोरिकल डाटा. और ये पी वाई क्यूज़ है, ये की टर्म है. एक्चुअली इसमें की टर्म्स को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. एक और चीज़ जो टी टेस्ट के बारे में आपको याद रखना है, दैट इज़ ये कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए भी यूज़ किया जाता है. ये रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए भी यूज़ किया जाता है. रिग्रेशन कोफिशिएंट इसके लिए भी ये पार्शियल कोरिलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, पार्शियल कोरिलेशन. बट ये कोवेरियंस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये कोवेरियंस के लिए कभी यूज़ नहीं लिया जाता. कोवेरियंस के लिए कभी यूज़ नहीं लिया जाता, ठीक है. और ये एक्चुअली आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहाँ पे ये लिखा था कोवेरियंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता. अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. टी टेस्ट इज़ यूजफुल फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स, अभी हमने पढ़ा, करेक्ट, ठीक है. इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का ये मतलब है कि जब हम जेंडर का सपोज कि दो एट्रीब्यूट्स हैं, जेंडर मेल एंड फीमेल, क्या ये उनकी इंडिपेंडेंस है? और जब हम स्केल और ओरिजिन की बात करते हैं ना, स्केल और ओरिजिन, तो टी टेस्ट है वो वहाँ पे हम देखते हैं कि टी टेस्ट किस पे डिपेंड रहता है. क्या ये इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. ये दोनों चीज़ों को कंसिडर करता है, ठीक है. हम इनको कंपेयर करते हैं ना, दो सैम्पल मीन्स के जब हम डिफरेंस को कंपेयर करते हैं तो हमको एट्रीब्यूट्स कंसिडर करने पड़ेंगे. हम डिपेंडेंट, इट शुड बी डिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, नॉट इंडिपेंडेंट. तो ये तो गलत है. सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, अभी मैंने बताया, सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, पार्शियल कोरिलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट कोवेरियंस के लिए ये यूज़ नहीं लिया जाता, ठीक है. और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अभी मैंने बोला, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोवेरियंस सम काइंड ऑफ सेम है, मतलब सेम ही चीज़ है, तो इसलिए भी यूज़ नहीं लिया जाता है. सो द आंसर वुड बी ए एंड सी, ठीक है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन.
एंड आई एम श्योर कि इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। हमेशा इसके लिए ना की टर्म्स पकड़ना है, जैसे यहाँ पे दिस इज़ कैटेगोरिकल, ठीक है। यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे एफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इनके फार्मूलाज भी है, ठीक है। बिटवीन डिवाइड बाई विद इन एक और फार्मूला आ जाती है, तो वो भी आप याद रख लेना। और ये फार्मूला भी आ चुकी है एग्जाम में, ये रिसेंटली, ये दिस स्पेसिफिक फार्मूला हैज़ बीन आस्क्ड इन द गेट, जो कुछ ही दिन पहले हुआ था। ये यही एग्जैक्ट यही फार्मूला पूछी गई थी, ठीक है। तो इस टेबल को आप देख सकते हो, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से एक क्वेश्चन है, ये एक्चुअली पेपर 1 में पूछा गया था। पेपर 1 के भी कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए थे। कौन सा प्रोसेस है इन विच ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस में, देखो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। प्रिलिमिनरी होता है, ठीक है, यहाँ पे पहले देखते हैं। प्रिलिमिनरी होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, एंड टर्शियरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ट्रीटमेंट प्रोसेस में से हम बीओडी, एडिशनल बीओडी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम बायोलॉजिकल मटेरियल को उन बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डिग्रेड कर सकें पोल्यूटेंट को, ठीक है, पोल्यूटेंट्स को। तो हमने एक्चुअली ये पढ़ा भी है कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है, यहाँ पे हम बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और प्रोवाइड कर देते हैं। और दो प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, एक होता है एरोबिक, जहाँ पे हम सीधा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एक होता है एनारोबिक, जहाँ पे हम एनारोबिकली उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, जो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है। एक्चुअली दो चीज़ें होती है, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर, एक होता है मतलब ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग चीज़ें हैं वो एक्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, ये ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। जब ये खाते हैं, इनको ऑर्गेनिजम्स को ये काम करने के लिए ऑक्सीजन की नीड पड़ सकती है, ठीक है। तभी हम ऑक्सीजन यहाँ से प्रोवाइड करते हैं ताकि ये ऑर्गेनिज्म जल्दी से जल्दी ऑर्गेनिक मैटर, जो कि हम अनवांटेड ऑर्गेनिक मैटर है जिसको हम नहीं चाहते हैं, उसको ख़त्म कर लें। इसलिए हम ऑक्सीजन देते हैं। तभी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कितना ऑक्सीजन डिमांड है इस वाले पानी में, इसका ये मतलब है कि वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स है, जो वो ऑर्गेनिक मैटर खा रहे हैं, उनको कितना ऑक्सीजन देना है या वो कितना ऑक्सीजन मांग रहे हैं, ठीक है। दिस इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। और एरोबिक की बात करें तो एक्टिवेटेड स्लज, ट्रिकलिंग फिल्टर, एरेटेड लगून, ऑक्सीडेशन डीच, ये कुछ एरोबिक प्रोसेस है जिससे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, किस में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है। और एनारोबिक यूएएसबी, एनारोबिक डाइजेस्टर और एनारोबिक फिल्टर्स, और भी होंगे बहुत सारे कुछ, बट ये कुछ जो है दीज आर काइंड ऑफ फेमस प्रोसेसेस जिससे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं या जिससे हम ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज मैक्सिमम एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले, ठीक है। कौन से क्ले में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मैक्सिमम है, वो समझने से पहले हम ये समझेंगे कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती क्या है। देखो यहाँ पे जो ये सॉइल पार्टिकल है या क्ले पार्टिकल है। सॉइल किस चीज़ का बना हुआ होता है, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर का। और जो सॉइल है उसका जो सरफेस चार्ज होता है, ये सरफेस चार्ज, ये सरफेस पे सॉइल का चार्ज होता है, ये होता है नेगेटिव, ठीक है, ये होता है नेगेटिव। और हमने पढ़ा है नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। और एक चीज़ याद रखना, जहाँ जहाँ पॉजिटिव वो होता है कैटायन, जहाँ जहाँ नेगेटिव वो होता है एनायन। तो ये जो एनायन चीज़ें हैं, ये कैटायन को आपस में कैटायन को चिपक के रखेंगे, ठीक है। जैसे के पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, सी ए पॉजिटिव, ये चिपक के रहते हैं क्ले पार्टिकल, क्योंकि क्ले पार्टिकल खुद एक नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्जेस को अपने साथ चिपका देता है। कैटायन जो कैटायन है, पॉजिटिव स्पीशीज है, पॉजिटिव आयन्स है, वो इस क्ले पार्टिकल को घेर लेते हैं, ठीक है। बट जो नेगेटिव चीज़ें, एनायनिक चीज़ें, इसके पास सपोज यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें होंगी, एनायन स्पीशीज होंगे, तो वो रिपल करेंगे, वो दूर जाएंगे, ठीक है, वो दूर जाएंगे। दिस इज एनायंस एंड कैटायंस। अब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती क्या है, ऐसी एक और टर्म है एनायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये सपोज ये एक रूट है, यहाँ से ये H पॉजिटिव, ये कैटायन है, इसने इस सॉइल पार्टिकल को दे दिया, कैटायन दे दिया, किसको, सॉइल पार्टिकल को ही कैटायन दे दिया। और इस क्या पता इस रूट को कोई और कैटायन इंपॉर्टेंट हो,
उसके लिए इंपॉर्टेंट हो कोई और कैटायन, ये इस सॉइल पार्टिकल से कैटायन उठा देता है, अनदर काइंड ऑफ कैटायन। इसने हाइड्रोजन इसको दे दिया, यहाँ से के पॉजिटिव ले लिया, तो ये जो क्ले पार्टिकल है इसने कैटायन की ना अदली बदली कर दी, खाली कैटायन की, कैटायन एक ले लिया, बदले में दूसरा कैटायन दे दिया। और हर एक सॉइल, ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ, हर एक सॉइल कंपोनेंट में ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, स्मेक्टाइड, वर्मिकुलाइड, क्वार्टेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। हर सॉइल में हर एक कंपोनेंट की अलग अलग कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, यही कैटायन एक्सचेंज करने की कैपेसिटी, ठीक है। ऐसे ही हर एक सॉइल ऑर्डर का अपना अपना अलग अलग कैटायन एक्सचेंज करने की कैपेसिटी होती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एक सेशन पहले शायद ये क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट यही हिस्टोसॉल वर्टिसल। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ऑर्गेनिक मैटर में सबसे ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, फिर वर्मिकुलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे विच द वैल्यू ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज मैक्सिमम एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल, वर्मिकुलाइड, ठीक है। आई होप कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आपको समझ आ गया होगा। ये दो जो टेबल्स हैं इनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो और इसको दिमाग में रख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर से आ सकता है, ठीक है। एंड आई होप आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन। Another question is the hydroxyl radical is one of the most reactive species in the troposphere। हमने ये पढ़ा है, ये भी रिपीट हो चुका है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो OH रेडिकल है, ये OH रेडिकल, इसको स्कैवेंजर भी बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कुछ जो स्पीशीज है उनको ये एटमॉस्फेयर से हटा देता है, उनके साथ रिएक्ट करके उनको नीचे लेके आता है, एटमॉस्फेयर को साफ कर देता है, ठीक है। सो ये एसर्शन इसका सही है। इट रेयरली रिएक्ट्स विद N2O2 और CO2। इसका ये कहने का मतलब है ये N2O2 और CO2 के साथ भी जल्दी जल्दी मिल जाता है, बट ये गलत है। ये बताता हूँ मैं यहाँ क्यों। यह मैंने बोल दिया, OH रेडिकल इज कॉल्ड डिटर्जेंट ऑफ एटमॉस्फेयर या स्कैवेंजर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब जो साफ कर देता है एटमॉस्फेयर में। बिकॉज क्यों, ये इट रिएक्ट्स विथ मेनी एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स सच एज कार्बन मोनोक्साइड, मीथेन, VOC, नॉक्स। इन सबको इन सब के साथ रिएक्शन करके इनको वापस लेके आता है, तो एटमॉस्फेयर को क्लीन कर देता है, ठीक है। OH रेडिकल, OH रेडिकल जो है इट डजंट रिएक्ट विथ, OH रेडिकल रिएक्ट करता ही नहीं है किसके साथ, N2O2 और CO2 के साथ। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्यों, बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्टेबल एंड हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। N2 इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ स्पीशीज़ है जो OH रेडिकल उनके साथ रिएक्ट ना करके एटमॉस्फेयर को क्लीन नहीं कर सकता। कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जैसे N2O2 और CO2 हो गया। Instead, OH radical mainly reacts with reducing gases and pollutants like जैसे अभी ऊपर है मीथेन, कार्बन मोनोक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके साथ तो ये मिल जाता है। तो इसी वजह से इसका असर्शन ऊपर वाला सही है एंड रीज़न जो है वो पूरा गलत है, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन हर बार पेपर 1 से पूछा जाता है, हर सेशन में, हर एक पेपर में आप ये क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमको निकालना है और इसकी यही एक फॉर्मूला है, बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो बार बार आ जाता है। R² इज इक्वल टू 1 - ESS डिवाइड बाई TSS। अभी R² क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। देखो यहाँ पे मैं बता दूँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है, R से। कोरिलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन R का स्क्वायर कर देते हैं। सपोज अगर हमारा कोई 0.8 R निकल गया, ठीक है, और उसका स्क्वायर करेंगे 0.60 जो भी आता है 64, मतलब 8 का 64 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम कोरिलेशन नॉन डिटर्मिनेशन निकालना है तो 1 - R का स्क्वायर करना है। और इन तीनों से क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तीनों आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है ना, उसकी जो फॉर्मूला है, हम जनरली कोवेरिएंस XY डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ X स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ Y लिख लेते हैं। इसी फॉर्मूला को हम 5 टाइप्स में लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करके, उसी फॉर्मूला को चेंज करके 5 फॉर्म्स में लिख सकते हैं, और इन 5 फॉर्म्स और इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्या पता अगली बार ये फॉर्मूला प्रोवाइड करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोवेरिएंस XY डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ X एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ Y। और जब स्टैंडर्ड डिवीजन को ऑफ वेरिएंस के टर्म्स में लिखोगे तो रूट ऑफ वेरिएंस, तो यहाँ पे इसने स्टैंडर्ड डिवीजन X स्टैंडर्ड डिवीजन Y को रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ X रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ Y लिख लिया, ठीक है। कभी कभी ये जो कोवेरिएंस, ठीक है, ये जो कोवेरिएंस जो होता है
इसको आप ये समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई लिख सकते हो। और ये टर्म है जिसको मैंने ये कर लिया बॉर्डर में रखा, ये सिंगली कोवेरियंस, इसको COW लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। या इसके बदले इसके बदले आप स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एन इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई लिख सकते हो। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको देख लीजिए एक बार। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज सिंपली अ कैलकुलेशन, यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन है। 1 माइनस, जैसे 1 माइनस 30, यहाँ पे 1 माइनस 30 डिवाइड बाई 80, तो यहाँ पे वैल्यूज़ निकल जाएंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2 आ रहा है। सिंपल फॉर्मूला है और इसको सॉल्व करना है, और ये पेपर 1 में बार बार आता है, बार बार, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फॉलोइंग। देखो, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है डिस्क्रीट। यहाँ पे मैं बताता हूँ, कंटिन्यूस चीज़ें वो होती है जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनलिमिटेड है। सपोज अगर मैं टाइम की बात करूँगा, मैं बोलूँगा 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर, 30 मिनट, 5 सेकंड, फिर मिली सेकंड, फिर पिको, फिर नैनो, फिर उसके डिफरेंट, मतलब ये कभी स्टॉप ही नहीं करेगा। बट जैसे हाइट है, ये बढ़ती जाती है। हाइट एक फिक्स नहीं है। जब आप बोलते हैं ना 5 फीट, फिर इंच आएगा, फिर सेंटीमीटर, फिर मिली, ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट एंड नहीं है उस चीज़ का, ठीक है, एग्जैक्ट एंड नहीं है उस चीज़ का। जैसे लीफ का लेंथ, अगर आप ऊपर से मेजर करोगे, लीफ जो होगा उसका क्या लेंथ है, सेंटीमीटर में निकालोगे, फिर माइक्रोस्कोप से देखोगे, वो उसकी और अलग जो लेंथ निकलेगी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस चीज़ें होती है जिसको हम एक फिक्स नहीं मान सकते, ठीक है। सपोज कि जेंडर हो गया, एक या तो मेल है, दूसरा तो फीमेल है, ठीक है, या तो ब्लड कलर O पॉजिटिव, ठीक है। इसको तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि थोड़ा सा O पॉजिटिव, थोड़ा सा O नेगेटिव, ऐसे नहीं बोल सकते। वो तो कंटिन्यूस चीज़ें वो होती है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वो भी कंटिन्यूस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिस्क्रीट कंटिन्यूस के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये काउंटेबल है, डिस्क्रीट जो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये इसको काउंट नहीं कर सकते कंटिन्यूस को। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये डिस्क्रीट है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम जाएगा, कभी और एक्सप्लेन इनको करेंगे, ठीक है। और कुछ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको अलग पढ़ लोगे, यूनिफॉर्म है, बाइनोमियल है, बर्नौलीज है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, इनके अलग अलग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक अलग टॉपिक है। यहाँ अगर एक्सप्लेन करूँगा तो एज आई सेड कि ये बहुत ज़्यादा टाइम खाएंगे। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, कंटिन्यूस निकालना है। बाइनोमियल, अभी मैंने बोला यहाँ पे बाइनोमियल बाइनोमियल नहीं, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म को ना कभी कभी आप, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक सेम टर्म हो सकती है, ये सेम टर्म है एक्चुअली, नॉर्मल या यूनिफॉर्म, ठीक है, ये सेम टर्म है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, हम क्या बोलते हैं कि ये जो लाइन है, ये टच नहीं करती है इससे, तो ये कंटिन्यूस इन्फिनिटी हम मान सकते हैं। जैसे हम रखते हैं ना +-1 +-2 +-3 +-इन्फिनिटी, तो ये फैलता जा रहा है, दिस इज नेवर एंडिंग, सो दिस इज वाई दिस इज कंटिन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया है, ठीक है। ये गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं था। देखो, एक होता है जब हम अर्थ की कंपोजिशन देखते हैं, होल अर्थ की, इसने होल अर्थ की बोली, और एक होता है, एक कंपोजिशन होती है जो खाली क्रस्ट की होती है, ठीक है, जो इस क्रस्ट की होती है, इसकी कंपोजिशन में डिफरेंस है। होल अर्थ, इसकी कंपोजिशन में डिफरेंस है। देखो, अगर हम अर्थ की क्रस्ट को देखें, OCl, ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, सोडियम एंड अदर्स। पता नहीं ये 10 या 15 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है क्रस्ट का, बट अर्थ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए अर्थ की कंपोजिशन, बट 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट सेट एग्जाम्स में, ये पूछा गया है अर्थ का कंपोजिशन। बच्चों ने क्या किया है, इसको एज अ क्रस्ट को समझ के इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, और ये क्वेश्चन उनसे गलत हुआ है। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर एबंडेंस ऑफ होल अर्थ का बताना है। जैसे आयरन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर सिलिका है, आयरन है, ऑक्सीजन है, फिर सिलिका है, ऐसी मैग्नीशियम एंड निकल, ठीक है, मैग्नीशियम एंड निकल एज इट इज़ यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो इस डायग्राम को आप याद रखिएगा, उसको याद कर लो, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सपोज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अर्थ क्रस्ट में से, कि अर्थ क्रस्ट में से सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है। मेटल की अगर बात करूँ तो एल्यूमिनियम है, ये 2 नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल। अगर खाली कंपोजिशन की बोले तो ऑक्सीजन, फिर सिलिका, बट अगर स्पेसिफिकली एलिमेंट बोले, सॉरी मेटल बोले, तो एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये भी याद रख लेना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following layers that make up the typical oceanic crust from bottom to top। देखो, एक होता है ओशनिक क्रस्ट, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसकी एक अलग
एक टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये होता है सियाल, ये होता है सीमा, ये होता है लेस डेंस, ये होता है हाई डेंस, ये होता है थिक, ये होता है थिन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, तो वो हम अलग किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसने ओशनिक क्रस्ट के बारे में बता दिया है कि ऊपर से नीचे तक ओशनिक क्रस्ट में कितने क्या क्या लेयर्स आ जाते हैं। वही लेयर इसने सुकियंस ने बता दिया। यहाँ पे देखो, पहला लेयर है, देखो पानी है, देखो ये मान लो ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट, ऊपर यहाँ तक पानी है, तो पहले सेडिमेंट्स ही होंगे ना। अगर ऊपर ऊपर देखें, पहले सेडिमेंट्स होंगे, क्रस्ट के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं सेडिमेंट्स हैं, उसके नीचे आएगा बेसाल्टिक पिलो लावा, यहाँ पे आएगा बेसाल्टिक पिलो, ये लेयर 2, लेयर 3 आएगा शीट डाइक कॉम्प्लेक्स, लेयर 4 आएगा गैब्रो। शायद ये फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने ये ट्रेंड देखा है कि अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे पिछली बार क्वेश्चन में आया था, एक क्वेश्चन आया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक गैसिफिकेशन में से आया था, और इस बार वो क्वेश्चन वहीं से आ गया था, फिर से वो वहाँ से क्वेश्चन आ गया था, बोर्डमॉन्ट वो रिएक्शन शायद आ गई थी। तो जो नया कॉन्सेप्ट आता है ना किसी पेपर में, तो ये मान के लेके चलो, तो अगले पेपर में वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डीप सी सेडिमेंट्स, बेसाल्टिक लावा, शीट डाइक गैब्रो, ठीक है, डीप सी सेडिमेंट्स हमको क्या बताना है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। ठीक है, डीप सी सेडिमेंट तो सी ले लो पहले, फिर बेसाल्टिक पिलो लावा बी, फिर डीप शीटेड लाइक, एक्चुअली लाइक कॉम्प्लेक्स डी, फिर ए गैब्रो। ठीक है, तो इस सिक्वेंस को याद रख लो, डाइक है सॉरी डाइक, तो इसको याद रख लो। ठीक है, इसको अपने नोटबुक में एज इट इज़ लेयर्स लिखो, ज़्यादा ये सारा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस लेयर्स लिखो, कौन कौन से लेयर है, क्या पूछा जा सकता है अगली बार। अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। हमने एडियाबेटिक लैप्स रेट पढ़ा है। एडियाबेटिक लैप्स रेट का ये मतलब है, अगर ये ट्रोपोस्फेयर है, ये अर्थ है, ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में हमारी जो अर्थ का जो है ना टेम्परेचर, जो हम एवरेज टेम्परेचर लेके चलते हैं, दैट्स अराउंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे ना, ऑल्टीट्यूड, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और उस डिक्रीज टेम्परेचर को डिक्रीज होना, उसको लैप्स रेट कहते हैं, लैप्स रेट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ऊपर जाते टाइम, तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, अब ये लैप्स रेट किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, इसके अलग अलग अपने अपने टाइप्स है। देखो यहाँ पे एक होता है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, जो रियल वर्ल्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, ये 6.5 डिग्री सेंटीमीटर पर किलोमीटर डिक्रीज हो जाता है। सपोज अगर यहाँ पे नीचे 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऊपर जाके 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की रेट से ये डिक्रीज हो जाता है। तो 15 माइनस 6.5 अगर आप डिक्रीज करोगे, तो यहाँ पे वो टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, 6.5 1 किलोमीटर के ऊपर करने के बाद इसका 6.5 डिग्री कम हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हम ELR की बात करेंगे, ELR, ठीक है, ELR में ये जो होता है रियल वर्ल्ड, जो नॉर्मल, ठीक होता है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो होता है, वहाँ पे 15 डिग्री हमारा जो ग्राउंड सरफेस पे टेम्परेचर है, 6.5 डिग्री पर किलोमीटर की रेट से अगर हम डिक्रीज करेंगे, तो ऊपर क्या टेम्परेचर रहेगा 1 किलोमीटर के बाद 5.8 डिग्री। वहीं पे अगर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होगा, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट मतलब DALR, इसका ये मतलब है कि जो एयर पार्सल है वो ड्राई है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, नमी नहीं है उसमें, दैट्स इट, काइंड ऑफ ड्राई, ओनली ड्राई। जब ड्राई चीज़ ऊपर जाएगी, ठीक है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा ही नीचे जाएगा 1 किलोमीटर के बाद। ठीक है, तो ऊपर क्या रहेगा 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड। जिस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर 15 डिग्री ग्राउंड पे रहेगा और सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट होगा, जो एयर पार्सल है उसमें ऑलरेडी जो होता है, ऑलरेडी एयर पार्सल में जो मॉइस्चर होगा, पानी होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर है वो उसमें होगा, तो उसका जो टेम्परेचर डिक्रीज होने की जो रेट है वो बहुत कम है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम होगी, तो ऊपर जाके 10 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम ही डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें मॉइस्चर था। मॉइस्चर में क्या होता है, जो जितना मॉइस्चर होता है उसमें लेटेंट हीट रिलीज़ करने के लिए एनर्जी हमको लगती है। ठीक है, वो टेम्परेचर एनर्जी रिलीज़ करने के लिए लगती है। जब वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, लेटेंट हीट, ठीक है, तब जाके टेम्परेचर वाटर का डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो स्लो कूलिंग हो जाती है। आप एक एक मेटल ले लो, ठीक है, या आप ये क्या बोलते हैं, एक पतीले में आप जो है, एक पतीले में आप मिल्क रख लो और एक पतीले में आप वाटर रख लो, ठीक है, पानी। आप जब आप यहाँ पे क्या देखो कि मिल्क जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी आ जाता है, वो जल्दी उबल जाता है। बट पानी इट टेक्स टाइम। क्यों? क्योंकि रिलीज ऑफ लेटेंट हीट इसमें ज़्यादा, उससे एक क्वेश्चन इस पे भी आता है कि लेटेंट हीट पे भी क्वेश्चन आता है कि किस में सबसे ज़्यादा है, वो सिक्वेंस आ जाती है। शायद इस बार वो क्वेश्चन आ गया था, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा।
पिछली बार और रिपीट हो जाता है वो क्वेश्चन। जैसे अमोनिया का सबसे ज़्यादा है 4000, फिर पानी का है शायद 2000, ऐसे ही है। तो पानी का अमोनिया के बाद सबसे ज़्यादा है, इसलिए जिस चीज़ में पानी होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, इट टेक्स टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन पे जाते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेटेड लेब्स रेट, ठीक है, SALR इज़ ऑलवेज लेस देन DALR। हाँ, ये हमने देख लिया, ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत धीरे से डिक्रीज़ हो जाता है और इसका टेम्परेचर फास्ट डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सैचुरेशन मिक्सचर रेशियो विथ टेम्परेचर इज ऑलवेज नेगेटिव, ये पूरा गलत है। ठीक है, इट्स एक्चुअली पॉजिटिव। यहाँ पे बताता हूँ कैसे ये एक्चुअली बता क्या रहा है। व्हेन सैचुरेटेड एयर पार्सल राइजेज, जब सैचुरेटेड एयर पार्सल होता है ना, जिसमें पानी सा अच्छा खासा होता है, वो जब ऊपर ट्रोपोस्फेयर में जाता है, राइज कर देता है, इट कूल्स एडियाबेटिकली बट कंडेंसेशन ऑकर्स। ठीक है, एडियाबेटिकली कूल हो जाता है लेकिन कंडेंसेशन ऑकर्स। क्या मतलब? रिलीज ऑफ लेटेंट हीट इनटू पार्सल, दिस एड्स हीट पार्शली ऑफसेट द कूलिंग फ्रॉम एक्सपेंशन, द पार्सल कूल्स मोर स्लोली। ये जो एयर पार्सल है ऊपर जाके कूल हो जाएगा लेकिन बहुत धीरे धीरे कूल हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे, लेस स्टीप। ठीक है, मतलब स्टीप करो नहीं है, लेस स्टीप है। टेम्परेचर ड्रॉप्स पर किलोमीटर में, SLR जो हमने ऊपर जो स्टेटमेंट था। ठीक है, ये तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो विथ टेम्परेचर इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया था ना, ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव क्यों है ये? सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो, जिसको हम WS या RS इससे डिनोट करते हैं, ये एक मैक्सिमम जो वाटर वेपर है एट एयर पार्सल कैन होल्ड। ठीक है, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो वो उस चीज़ को कहते हैं, अगर एक एयर पार्सल है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एयर पार्सल, ये एयर पार्सल जो है ये कितना वाटर होल्ड करेगा। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर या गिवन प्रेशर, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये एक एयर पार्सल जो है ये कितना वाटर या मॉइस्चर अपने आप में समा देगा, अपने आप में होल्ड करेगा एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो इंक्रीज हो जाता है। इसका ये मतलब है जो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ना, तो जो एयर पार्सल है वो गर्म हो जाएगा, तो उसमें पानी और समाने की क्षमता बढ़ जाएगी, पानी होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाएगी जितना टेम्परेचर उसको बढ़ाओगे। ठीक है, वार्म एयर जो होता है होल्ड्स मच मोर वाटर वेपर बिकमिंग सैचुरेटेड बिफोर बिकमिंग सैचुरेटेड, जो जितना गर्म होगा वो उतना पानी अपने आप में होल्ड करेगा। इसी का ये मतलब है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोनेशन ऑफ आयोनिक स्पीशीज इन सॉइल इज लेस देन दैट ऑफ कैटायनिक स्पीशीज। इसमें कुछ टर्म्स हमको पता, ऑटोनेशन होती क्या चीज़ है, एनायोनिक स्पीशीज क्या चीज़ होती है और कैटायनिक स्पीशीज क्या चीज़ होती है, जो मैंने अभी भी बताया था। ऊपर एक क्वेश्चन आया था, कैटायनिक स्पीशीज पॉजिटिव आयन, आयोनिक स्पीशीज नेगेटिव आयन। और ऑटोनेशन का ये मतलब है कि ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाना या मोबिलिटी डिक्रीज हो जाना। देखो होता क्या है, ये एक क्ले पार्टिकल है। ठीक है, इसका जो चार्ज है नेगेटिव है। ठीक है, इसका एक चार्ज है वो नेगेटिव है। ये ये अट्रैक्ट अपने साथ किस चीज़ को चिपका देगा? पॉजिटिव, जो कैटायनस है। ठीक है, कैटायनस है, कैटायनस को इसने अपने आप के साथ चिपका दिया, ये क्ले है। अब जो इसकी सराउंडिंग्स है वहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है ना या मोबिलिटी वो ज़्यादा होगी। क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव इसने अपने साथ रखा, नेगेटिव इसके साथ चिपकेगा नहीं, क्योंकि सेम चार्ज है वो रिपल हो जाएंगे, तो नेगेटिव चीज़ें, ठीक है, इज अराउंड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑटोनेशन, ऑटोनेशन मतलब मोबिलिटी या ऑटोनेशन ऑफ आयोनिक स्पीशीज, आयोनिक स्पीशीज की मोबिलिटी इन सॉइल इज लेस देन कैटायनिक स्पीशीज। ठीक है, ऑटोनेशन, इसका ये कहने का मतलब, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, इसका ये क्वेश्चन का मतलब है ये जो नेगेटिव स्पीशीज है इनका डिक्रीज होना कम है एज कम्पेयर टू द कैटायनिक स्पीशीज। या इसको दूसरे टर्म्स में अगर मैं को बता दूं कि एनायनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशन और मोबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कैटायनिक स्पीशीज। इसने यही बात दूसरे शब्दों में कही कि एनायनिक स्पीशीज का कम होना बहुत कम है एज कम्पेयर टू द कैटायनिक स्पीशीज। ठीक है, क्यों? फिर इसने रीज़न बता दिया क्यों। सॉयल सरफेस लेक्स एनायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी। क्यों? जो सॉयल सरफेस है इसमें एनायनिक मतलब नेगेटिव, ऊपर हमने बता दिया था कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की, कैटायनस को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी एक सॉयल की या एक किसी कंस्टिट्यूएंट की। ठीक है, ऐसी ही एनायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी। स्टेटमेंट बोलता है कि ऊपर इसने बता दिया कि जो मोबिलिटी है एनायनिक स्पीशीज़ की उनका कम होना इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द कैटायनिक स्पीशीज़। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सॉयल सरफेस है इसके पास एनायनिक एक्सचेंज साइट्स है ही नहीं, बट ये गलत है।
ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे बता सकता है कि द सॉइल सरफेस हैव वेरी लेस एनायनिक एक्सचेंज साइट्स, तो ये क्वेश्चन सही होता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता। बट इसने बोला कि क्ले या जो सॉइल सरफेस है उसके पास एनायन एक्सचेंज करने की कैपेसिटी ही नहीं है, ये पूरा गलत है। पूरी कैपेसिटी ही नहीं है, ये गलत है। बट कम कैपेसिटी अगर बोल देता तो ये सही होता। ठीक है, इसकी वजह से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो ऑल्टरनेशन, इसका ये मतलब है रिडक्शन या कंसंट्रेशन और मोबिलिटी ऑफ कंटेमिनेंट ड्यू टू द प्रोसेस सच एज एडजॉर्प्शन, प्रेसिपिटेशन, आयन एक्सचेंज, बायोडिग्रेडेबल, फिल्ट्रेशन। ठीक है, चीज़ें कम होना, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन कम होना, किसी चीज़ की मोबिलिटी होना कम होना, ठीक है, उसको ऑल्टरनेशन कहते हैं। यहाँ भी इसने यही बात बोली जो मैंने ऊपर कही, सॉइल पार्टिकल जो होता है या क्ले या ऑर्गेनिक मैटर, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से सॉइल स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स एंड एब्जॉर्ब्स पॉजिटिव चार्जेस कैटायन, जो मैंने अभी बता दिया था, पॉजिटिव चार्ज कैटायन को पकड़ लेते हैं। जो नेगेटिव चार्जेस है वो रिपल हो जाते हैं, ठीक है, बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ सरफेस। सॉइल सरफेस के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव को रिपल कर देता है। रिजल्ट क्या होता है, जो कैटायन स्पीशीज जैसे Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, ये स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होते हैं। इसकी हायर ऑर्डिनेशन होती है। हायर ऑर्डिनेशन मतलब सॉइल के पास तो है इसकी कंसंट्रेशन अच्छी खासी पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, बट जो मोबिलिटी है वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। हायर ऑर्डिनेशन, हायर ऑर्डिनेशन मतलब कम होना, ज़्यादा कम है कैटायनस, ठीक है, बट एनायनस लोअर ऑर्डिनेशन। लोअर ऑर्डिनेशन मतलब कम कम होना, ठीक है, कंसंट्रेशन आयनस की ज़्यादा है, ठीक है। Therefore ionic species move more easily through soil while cationic species are retained more strongly, ठीक है। इसी वजह से alternation of anionic species in the soil is less than that of cationic exchange, ठीक है। रीज़न भी मैंने ऊपर बता दिया था, इसने भी वो रीज़न वैसे ही एक्सप्लेन किया जो मैंने बताया था। सॉइल सरफेस कंप्लीटली एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी को लेक नहीं करता, ठीक है, कम हो सकता है ज़रूर बट लेक नहीं करता, तो यही इसमें लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरएवर केमिकल्स, एक दो सेशन पहले ये क्वेश्चन आ चुका था एज इट इज़। 4 ppm वहाँ भी था, PPT शायद, यही पूछा गया था। फॉरएवर केमिकल्स कौन से केमिकल्स होते हैं? ये वो सिंथेटिकल केमिकल्स हैं जिनको पर या पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस बोलते हैं, PFAS। इनको फॉरएवर केमिकल्स क्यों पूछे जाते हैं? ठीक है, क्योंकि दे डू नॉट ब्रेक ईजिली, ठीक है, ये ईजिली ब्रेक नहीं होते हैं। इनके पास कार्बन और फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये परसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? सॉयल में, वाटर में, एयर में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर डिकेड्स और इवन सेंचुरीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिकेड्स तक रहता है या इवन की सेंचुरीज तक रहता है। कुछ वेल नोन ये पूछे जाते हैं एक्चुअली, परफ्लोरोओक्टेनिक एसिड, परफ्लोरोओक्टेन सल्फोनेट, परफ्लोरोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मिलते कहाँ पे हैं? जैसे मैंने ऊपर बता दिया था, देखो पहले ये हीट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऑयल स्टेन और वाटर नॉन स्टिकी कुकिंग वेयर्स में पाया जाता है, क्योंकि कोटिंग लाइक टेफ्लॉन उसमें भी पाया जाता है। वाटर प्रूफ क्लोथिंग, फूड पैकिंग, फोम्स में वैसे क्या नहीं पाया जाता है, फर्नीचर, ठीक है, कारपेट्स वारपेट्स में पूछा जाता है। और ऊपर किस चीज़ के बाद? PFOA, ठीक है, इस टेबल से आप देख लो PFOA, ये देखा PFOS 4, क्या पता अगली बार PFNA बोला जाए तो 10 ppm, ठीक है, या ये HFO, या ये सारे आप इनको थोड़ा याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनदर क्वेश्चन इज टाइडल एनर्जी। देखो टाइडल एनर्जी के एडवांटेजेस तो हमने देख लिया बहुत सारे, ठीक है, बट लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, इनमें हमको चूज़ करना है कौन सी डिसएडवांटेज है। इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ एनर्जी फ्रॉम टाइड्स इज साइट स्पेसिफिक, क्या ये लिमिटेशन है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमको स्पेसिफिक साइट चाहिए। हम ऐसे ही रैंडमली कहीं पे जो टाइडल एनर्जी का पावर प्लांट है वो नहीं सेटअप कर सकते। हमको ये देखना है कि कहाँ पे अच्छे टाइड्स आ जाते हैं या कांस्टेंट टाइड्स आ जाते हैं, वेरिएबल टाइड्स नहीं आ जाते, तो वो हमको देखना पड़ेगा। बट ये लिमिटेशन है, हमको साइट स्पेसिफिक चाहिए। टाइडल प्लांट्स डिस्टर्ब मेरीन लाइफ एंड इकोलॉजिकल एट द साइट लोकेशन, हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है। जो विंड एनर्जी है वहाँ पे भी जो बर्ड्स हैं उनकी जो लाइफ है डिस्टर्ब हो जाती है। चेंजिंग टाइडल रेंज प्रोड्यूसेस चेंजिंग पावर, हाँ ये मेंटेन रही रहता है, ये कांस्टेंट रही रहता है, ठीक है। जो टाइडल रेंज है वो चेंज होते रहे, ये तो प्रेडिक्ट नहीं है ना कि टाइडल रेंज जो होती है वो स्पेसिफिक इतना ही टाइडल, हाई टाइड, लो टाइड उतना ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। तो पावर भी चेंज होता रहता है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। द टर्बाइन्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एट वेरिएबल हेड्स, हाँ देखो वेरिएबल हेड्स क्या होता है? हाई टाइड, लो टाइड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हाई टाइड से ज़्यादा हाई टाइड आता है और लो टाइड से कम लो टाइड आता है, या लो टाइड से ज़्यादा लो टाइड आता है। कभी कभी हाई टाइड से कम हाई टाइड आता है और लो टाइड से ज़्यादा लो टाइड आता है, तो वेरिएबल हेड्स आ जाते हैं इसमें से, ठीक है। सो व्हाट वी गॉट फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स, कि सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेजेस है किसके? टाइडल एनर्जी के, ठीक है। यहाँ पे यही सारा एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको एक बार देख लेना।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। देखो वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है, अगर कोई चीज़ है, दो चीज़ें हैं, ये आपस में कितनी वेरिएबल है, ठीक है, या एक फिक्स्ड पॉइंट से कौन सी चीज़ कितनी वेरिएबल है, जैसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी वेरिएबल है, ठीक है। इनमें से देखना है कि वेरिएबिलिटी कौन सा बताता है। परसेंटाइल, देखो परसेंटाइल वेरिएबिलिटी नहीं दिखाता है। परसेंटाइल जैसे रिसेंटली जो यूजीसी नेट का रिजल्ट आया था, तो आपने अपना परसेंटाइल देखा था, इसका ये मतलब है कि आपकी एक स्पेसिफिक रैंक, एक स्पेसिफिक पोजीशन है, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है, वहाँ पे वो डिफाइन नहीं करता है कि तुम कितना दूसरों से वेरिएबल हो, ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। दिस इज़ ओनली द पोजीशन, द रैंक जो बताती है कि इस चीज़ की पोजीशन है। बाकी क्वार्टाइल्स जो Q3 Q5 सॉरी Q1 Q2 एंड Q3, Q1 होता है 25, Q2 होता है 50, Q3 होता है 75, ये वेरिएबल बताता है, ये वेरिएबिलिटी बताता है, ठीक है, कितना वेरिएबल है। रेंज ऑब्वियसली, ठीक है, मैक्स माइनस मिनिमम, रेंज कितना वेरिएबल ये भी बताता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, ये भी रेंज बताता है, जो हमने स्टैटिक्स में पढ़ा है। मीन डेविएशन मिड टर्म, ये जो होता है जो एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज ये तो सबसे ज़्यादा ही वेरिएबिलिटी को डिफाइन करता है, मीन, तो ये सारे इस चीज़ में है वेरिएबल। और यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, क्वार्टाइल रेंज वगैरह, इंटर क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, एब्सोल्यूट मीन डेविएशन, ठीक है। ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वेरिएबिलिटी, कौन सा चीज़ वेरिएबल। स्टैटिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए थे इस बार, और वही जो पिछली बार आ चुके हैं, चाहे पेपर 1 में चाहे पेपर 2 में, ठीक है। एंड अनदर क्वेश्चन इज, इनमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक देखो, एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसको एक्रेशन वेज बोलते हैं, ठीक है, या एक्रेशन प्रिज्म या एक्रेशन वेज बोलते हैं। ये एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। बोलता है कि क्वेश्चन कहता है कि ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से ये एक्सरेशन वेज या एक्सरेशन एक्स एक्रे क्या ये एक्रीटिनरी प्रिज्म, ये इनमें से कहाँ बन जाता है, ठीक है। देखो मिड ओशनिक रीज, ओशन देखो मिड ओशनिक रीज क्या होता है, पहले जब ओशन और ओशन ये डाइवर्ज हो जाते हैं, यहाँ पे फिर मिड ओशनिक रीज बन जाता है, डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री। लेकिन ओशन की बात करें, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होता है ये, ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्लम यहाँ पे भी नहीं बनता। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट देखो, कॉन्टिनेंट क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ पे कन्वर्ज, यहाँ पे कन्वर्ज, जब कॉन्टिनेंट आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पे माउंटेन्स बन जाते हैं, जैसे हिमालय, जैसे हिमालय था ना, ये कॉन्टिनेंट मिल के वो हिमालय बन गए थे, और ये अभी भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर्स हर साल जो ये और कॉन्टिनेंट टकरा जाते हैं आपस में, और वो और बढ़ जाता है। अगर आप माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, वो हर साल उसमें चेंज आ जाता रहता है, वो बढ़ता रहता है। ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस जो होता है, ओशियन यहाँ पे लिखा है वैसे, ये है कॉन्टिनेंट क्रस्ट, ये है ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है, जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट होता है ना, ये लेस डेंस होता है, LD पे लिखता हूँ लेस डेंस, और ये हाई डेंस होता है। तो जो जितना भारी होगा ना, जो जितना भारी होगा, दो चीज़ें आपस में टकराएंगे, जो जितना भारी होगा वो नीचे जाएगा, क्योंकि भारी है वो नीचे जाएगा, और जो हल्का होगा वो ऊपर जाएगा। देखो ये वाला सबडक्शन हो जाता है, और ये वाला ऊपर जाता है, और यहीं पे एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बन जाती है, जिसको कहते हैं एक्रेशन वेज। बस यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में, नथिंग एल्स। बस ये एक्रेशन वेज मिलता कहाँ है, ओशन और कॉन्टिनेंट, जब आप ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंट क्रस्ट आपस में मिलते हैं, तो ओशनिक क्रस्ट नीचे जाता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर जाता है। यहाँ पे एक यहाँ फॉर्मेशन बन जाती है, जिसको एक्रेशन वेज कहते हैं। ये ट्रंच के आसपास बन जाता है, और ट्रंचेस भी यहीं बन जाते हैं, वैसे ट्रंचेस भी यहीं बन जाते हैं। इसमें यही बोला गया है यहाँ पे स्टेटमेंट्स में, मिड ओशनिक रीज कैसे बन जाता है, ट्रांसफर प्लेट बाउंड्री, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, जैसे इंडिया का हिमालय है हमारा, वो कॉन्टिनेंट, ऐसे है ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ठीक है। यहाँ पे ये एक्रेशन वेज बन जाता है। दिस इज़, यहाँ पे किसी को पढ़ना होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन करके। दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वीडियो, बाकी आगे करेंगे। ये बताता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड शोज द हाईएस्ट परसिस्टेंस इन सॉइल ड्यू टू लो बायोडिग्रेडेबिलिटी। देखो अगर किसी को पेस्टिसाइड्स के बारे में कुछ पता नहीं है ना, मतलब ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, बट इतनी चीज़ें तो याद रख लो कि जो पेस्टिसाइड्स है उनकी जो कैरेक्टराइजेशन है वो कैसे की जाती है, कौन सा पेस्टिसाइड, किन दो पेस्टिसाइड्स में जो चीज़ें हैं वो कॉमन है और किन दो में कॉमन नहीं है। और आप देखोगे 80 to 90% जो क्वेश्चन है वो इसी के अराउंड पूछे जाते हैं। आप हर एक एग्जाम में देखोगे तो इसी के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेस्टिसाइड जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं, एक्चुअली होते थे बहुत सारे टाइप्स के, बट मैंने इनको दो चीज़ों में डिवाइड किया है। एक होता है ऑर्गेनोक्लोरीन और हर्बिसाइड, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। एक होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, ठीक है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में डिफरेंट है। यहाँ से आपके 80 या 90% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और इन्हीं बेस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। देखो ऑर्गेनोक्लोरीन और हर्बिसाइड, ये क्या, ऐसे याद रखो, ये मैंने कैसे याद रखा था, PNBF, पंजाब नेशनल बैंक मेरा फिरदौस, ठीक है, मैंने ऐसे याद रखा था PNBF, ऑर्गेनोक्लोरीन और हर्बिसाइड,
ये क्या होते हैं, एक तो परसिस्टेंट होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है इनमें से, और ये फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इनका अपोजिट ये है, ये अगर परसिस्टेंट है ये नॉन परसिस्टेंट है, ये अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये बायोडिग्रेडेबल है, ये अगर बायो मैग्निफिकेशन करता है ये बायो मैग्निफिकेशन नहीं करता है, ये अगर फैट सॉल्युबल है ये वाटर सॉल्युबल है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर थोड़े मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं तो ये अगर इसी बेस पे देखें, ये बताता है कि हाईएस्ट परसिस्टेंट इन सॉइल ड्यू टू लो बायोडिग्रेडेबिलिटी। ऑर्गेनोक्लोरीन, ये देखो ऑर्गेनोफॉस्फेट कार्बोनेट पायरोथेनाइड, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट हो गया, कार्बामेट हो गया, ये बायोडिग्रेडेबल है, बट लो बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन, ऑर्गेनोक्लोरीन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, और यहाँ से कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि परसिस्टेंस कौन है पेस्टिसाइड्स, तो ये इनकी परसिस्टेंस की सीक्वेंस है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, शायद आ चुका है इस पर क्वेश्चन, शायद आ चुका है। क्लोरिडेन सबसे ज़्यादा परसिस्टेंट है तो यहाँ से आ सकता है, और ये इनके एग्जांपल्स हैं। ऑर्गेनोक्लोरिन के क्या है, डीडीटी, एल्ड्रिन, डेल्ड्रिन, क्लोरोडिन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन। हर्बिसाइड्स का क्या है, ये एट्राजीन, पैराक्वाड, और ये पैराक्वाड भी आ चुका है। ठीक है, ये सारे बहुत सारे हैं। ठीक है, आप किसी को याद होंगे तो कर लेना। ऑर्गेनोफॉस्फेट, मेलाथिनियन, पैराथिनियन। ठीक है, कार्बामेट, कार्बालाइड, एडिकारब, कार्बोफोरॉन, ये आप इनको देख लेना एक बार। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मैंने जो भी